IS-23 का जो थोड़ा सा हमने पढ़ा था, डिस्कशन की थी, उसमें से कोई सवाल है तो बताएं। क्वालिफाइंग एसेट के हवाले से, बोरोइंग कॉस्ट के हवाले से, IS-23 के ऑब्जेक्टिव के एतबार से, उसके स्कोप की तो हमने कोई ज़्यादा बात नहीं की, तो उसका मैं कुछ पूछूंगा भी नहीं आपसे। अगर किसी ने घर जाके कुछ पढ़ा है किताब और उसमें से कोई किसी का सवाल है, किसी टर्मिनोलॉजी के हवाले से, किसी लाइन का मतलब समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। जी, दफ्तर की तरफ शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, जो बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट को हमने दो अंदाज में लेके चलना है। दो अंदाज से मुराद ये है कि इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो दो तरीकों से होगा। या तो एक्सपेंस आउट करनी है, कैपिटलाइज करनी या तो कैपिटलाइज करेंगे या फिर एक्सपेंस आउट करेंगे। और कल मैं ये चीज़ वाजे कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो एक्सपेंस आउट करने वाला मामला है वो तो आप पहले से सीखे हुए हैं, वो तो बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनेंस कॉस्ट में लेके जाना। अच्छा, यहाँ से एक और बात भी है जो कि मेरे जहन में थी, ये हुमायूं साहब ने सवाल भी पूछा था कि हमारे जो बैंक चार्जेस होते हैं, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो बैंक चार्जेस पे करती है अपने रेलिवेंट बैंक को, अब उसके बारे में क्या है, उसको कहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, कहाँ पर शो किया जाए, उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उसको फाइनेंस कॉस्ट में लेके जाएं या फिर हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लेके जाएं। बैंक चार्जेस के हवाले से ये देखा गया है कि उसको ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस में ही शो किया जा रहा होता है, बजाय इसके कि उसको फाइनेंस कॉस्ट में लेके जाया जाए। फाइनेंस कॉस्ट में किसी भी चीज को ले जाने के लिए आप जरा ये समझें कि फाइनेंस कॉस्ट जो कि फंक्शन के एतबार से हमने एक्सपेंस की एक कैटेगरी बनाई हुई है, क्लासिफाई किया ना मैंने बात की थी कि क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन या फंक्शन वाइज जब क्लासिफिकेशन होती है एक्सपेंसेस की, तो उसमें हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं जो हमने पहले पढ़े भी हुए हैं, कौन कौन से हैं? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड था फाइनेंस कॉस्ट। इसके अंदर एक और चीज भी हम लोग ऐड करते हैं। ये तो हमने बात की ना सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एतबार से, जो मैंने उस दिन नाम नहीं लिया था वो ये था कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको भी यहां पे लेके आ सकते हैं। अब वो क्या है, वो पीछे जगह है, हमारे पास हमने तो बात की प्रॉफिट एंड लॉस के एतबार से कि ये हमारे पास जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के आ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गए। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 8 में आईटीए में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पढ़ी थी। वहां पर हमने क्लासिफिकेशन की थी एक्सपेंसेस की, और वहां पर हमने कहा था कि कुछ एक्सपेंसेस हमारे वो भी होते हैं जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, और वो सारे के सारे हमारे कहां पर आए थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आए थे। जो प्रोडक्शन से रिलेट कर रहे होते हैं एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी बहस में नहीं जा रहे। तो हमारे पास जो चौथा फंक्शन बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, और वो कहां पे आते हैं? सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आते हैं। कहां पे आते हैं? सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आते हैं। तो फंक्शन के एतबार से आम तौर पे जो आपकी जो एग्जाम जो कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन चौथी भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट के एतबार से जरा खूब अच्छी तरह समझ लें कि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हमारे वो तमाम एक्सपेंसेस आएंगे जिनको हम लोग बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। बैंक चार्जेस जो हैं दरअसल वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। बैंक चार्जेस क्या है? एक तरह की फी है। बैंक आपसे फी ले रहा है, किसकी? अपनी सर्विसेज की। उसका ताल्लुक लोन से तो नहीं है। आपने बैंक की सर्विसेज लेनी है, क्या लेनी है? अपने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं ताकि उनकी हिफाजत रहे, और बैंक उनकी सालाना फी ले रहा है चार्जेस की सूरत में। तो फाइनेंस कॉस्ट तो ना हुई हो, तो लिहाजा
ये देखा गया है कि बैंक चार्जेस को जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम उसको आम तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस में हम उसको लेके जा रहे होते हैं, ना कि फाइनेंस कॉस्ट में। अगर कोई शख्स फाइनेंस कॉस्ट में ले आए तो खैर कोई ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है, लेके आ सकते हैं उसको। क्लियर हो गया? अब बोरोइंग कॉस्ट को हम चूंकि पहले से जो लेके चलते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, वो ये है कि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करेंगे। एक तो हो गया एक्सपेंस आउट वाला मामला। दूसरा जो मामला है वो है कैपिटलाइज वाला। आपको पेपर में अगर IAS 23 के एतबार से कोई क्वेश्चन आता है अलग से, या किसी और सवाल का हिस्सा बन के वो आता है, तो वो इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करेगा, फोकस उसने यहाँ पे करना। उसका जो वो जो चीज टेस्ट करना चाहेगा वो ये करना चाहेगा कि बच्चे से ये टेस्ट किया जाए कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट को और कितने टाइम पीरियड के लिए उसको कैपिटलाइज कर रहा है। अब जब कैपिटलाइज करेंगे तो हम इसको अलग से कोई किसी नए अकाउंट हेड की सूरत में नहीं लेके जाएंगे, उसकी शक्ल में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम लोग पहले से ही जो अकाउंट हेड मौजूद होगा उसके अंदर ही लेके जाएंगे। किसके अंदर? जो हमने कल पढ़ा था, क्वालिफाइंग एसेट। तो IAS 23 की जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने के लिए मैंने कल बताया था कि सबसे पहले ये देख लें कि क्या कोई एसेट, हमें एसेट से ही रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, वैसे नहीं करना हमने। तो पहला सवाल क्या होगा आपसे कि किसी एसेट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? उसके वो कंडीशन पीरियड का होना जरूरी है ना। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर लगना जरूरी है, उसकी एक्विजिशन के लिए, चाहे उसकी प्रोडक्शन हो रही हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो। एक तो ये शर्त होगी, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? अगर है तो अगला जो सवाल होगा आपका वो ये होगा कि क्या इसको एक्वायर करने में या इसको कंस्ट्रक्ट करने में जो आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जाती है या उधार का पैसा है? अगर तो उधार का पैसा है तो फिर IAS 23 की एप्लीकेशन होगी, अदरवाइज इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। हम जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे हम लोग। IAS 16 है ना उसके लिए। क्या IAS 16 में मैंने कल भी बात की थी कि IAS 16 में क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन है? उसमें तो नहीं पड़ी उसमें तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि IAS 23 की एप्लीकेशन या इसको अगर अप्लाई करना हो तभी ही हमें देखना पड़ेगा कि ये एसेट क्वालिफाइंग है या नहीं है। और क्लियर हो गया? क्वालिफाइंग फॉर व्हाट? क्या होगा कि IAS 23 की एप्लीकेशन होगी कि नहीं होगी, उसके लिए एसेट क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात। अब जब कैपिटलाइजेशन होगी तो उसके लिए हमने कल भी बात की थी कि हमारे पास तीन चीजें, हमने उन तीन चीजों पर जाने से पहले थोड़े से टाइम में आपको जल्दी से बता दूं कि हमारे पास जो बोरोड फंड्स होते हैं वो दो इकसाम हैं। एक है हमारे पास स्पेसिफिक और दूसरे है हमारे पास जनरल। स्पेसिफिक वो होंगे जो कि खास तौर पर उसी एसेट के लिए ही आपने हासिल किए। खास तौर आपने कोई बिल्डिंग बनानी थी, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने बैंक वालों से रब्ता किया या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रब्ता किया और आपने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन ले लिया स्पेसिफिकली। जब कोई फंड स्पेसिफिक होता है तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, बल्कि उससे जो रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग फंड जो बोरोड फंड है, उसका तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना IAS 23 में, बल्कि कोई भी ऐसे फंड्स जो कि आपने उधार पर लिए हुए हैं, जो बोरोड फंड्स हैं, उनसे जो रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट है उसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो जो स्पेसिफिक बोरोइंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट होगी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, अलग असूलों पर होगा, और जो जनरल बोरोइंग्स हैं उनसे जो रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट है उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा। दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। तो स्पेसिफिक बोरोइंग्स क्या है? जो कि खास तौर पर आपने क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी के लिए ही आपने उसको हासिल किया। जनरल क्या होगा? जनरल बोरोइंग्स वो हैं जो कि आपने खास तौर पर उस क्वालिफाइंग एसेट की को हासिल करने के लिए या उसकी तैयारी के लिए उसको हासिल नहीं किया।
जब उसको हासिल नहीं किया तो क्या वो पहले से थे? जी हाँ बिल्कुल। एंड मुमकिन है कि जब क्वालिफाइंग एसेट को हासिल करने लगे या उसकी तैयारी करने लगे तो पहले से मौजूद थे कुछ लोन्स। मैंने कल भी बात की थी इशारतन और बताया था कि जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिली हुई होती हैं या बैंक्स की तरफ से मिली होती हैं। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं उससे, होता है ना। इसी को ही अगर थोड़ा सा अच्छे अल्फाज में हम लोग देख लें तो बिजनेसेस के लिए वो होती है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या उसको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी कहते हैं। इस फैसिलिटी में क्या होता है कि अगर बिजनेस एंटिटी ने कुछ अखराजात करने हैं, कुछ लोगों को सैलरीज देनी है, अपने बिल अदा करने हैं, रेंट देना है या कुछ कहीं भी उसने पैसे खर्च करने हैं और पैसे नहीं है उसके पास, तो वक्ती तौर पे वो उस फैसिलिटी को यूज करते हुए पैसे इस्तेमाल कर सकता है और जब पैसे उसके पास आएंगे तो दोबारा से वापस कर देगा। जस्ट लाइक जिस तरह क्रेडिट कार्ड का काम चल रहा होता है बिल्कुल वैसे ही ये फैसिलिटी भी काम कर रही होती है। मेरी बात समझ में आ रही? इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं और बहुत सारे ऐसे लोन्स भी होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। वो लोन्स क्यों लिए होते हैं? डे टू डे जो नीड्स होती हैं आपकी, डे टू डे नीड्स क्या होती हैं? ये जो मैंने पहले बताई है, मैंने सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, रेंट देना है, छोटे मोटे अखराजात हैं, उन अखराजात को पूरा करने के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जाते हैं, इन चीजों को पूरा करने के लिए क्या लिया जाता है? शॉर्ट टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स इन चीजों के लिए नहीं होते। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करनी है इसलिए। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए होते हैं। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने पूरा करना है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे, उसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी, उसके लिए रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होगी। बात समझ में आ रही है? तो आम तौर पे ये जो जनरल लोन्स जिनको कहा जाता है, ये जो जनरल लोन्स हैं, ये कौन से लोन्स हैं? ये ऐसे लोन्स हैं जिनको हम लोग हासिल करते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। किसी भी एंटिटी के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको मीट करने के लिए जो आपने लोन लिए हुए हैं, जो फैसिलिटी आपने पहले से ली हुई है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वही क्या कहलाती है? जनरल लोन कहलाती है IAS 23 के एतबार से। ठीक है। अगर यूएस की बात की जाए या किसी और मुल्क की बात की जाए तो वहां पे उनके पास जिस तरह हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वहां पे उनके पास और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लाइक जिस तरह कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो भी एक तरह की फैसिलिटी है यूएस में। इस तरह जो डिफरेंट रीजन्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में या जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं दुनिया में, उनके अंदर मुख्तलिफ अकसाम की फैसिलिटीज हैं बिजनेसेस को जो प्रोवाइड की जाती हैं बैंक्स की तरफ से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से। लेकिन किसी भी तरह की फैसिलिटी हो, सुन लें कि अगर तो वो खास तौर पर उस क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं थी तो उसको क्या कहा जाएगा? जनरल लोन कहा जाएगा IAS 23 के एतबार से। क्लियर हो गया? अब इससे आगे जरा सुन लो। अब ये बात क्लियर हो गई है, ये बात क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं कि हमने जब कैपिटलाइज करना होगा बोरोइंग कॉस्ट को, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? अगर तो वो क्राइटेरिया मीट करेगा, हो जाएगा, तो हम लोग किसी भी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो हम लोग किसी भी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट बोरोइंग कॉस्ट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? क्या हम उसको एक्सपेंस आउट करेंगे? बाय डिफॉल्ट बोरोइंग कॉस्ट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट में जाके एक्सपेंस आउट करेंगे, बशर्ते के IAS 23 में बयान किया हुआ जो क्राइटेरिया है अगर वो पूरा हो जाए तो फिर हम उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। और जब कैपिटलाइज करेंगे तो हम उस बोरोइंग कॉस्ट को जो कि कैपिटलाइजेशन के लिए क्वालिफाई कर चुकी है,
हम उसको उसी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे जिस क्वालिफाइंग एसेट की IAS 23 में बात की। बात समझ में आ रही है? IAS 16 में हमने किसी भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम की कॉस्ट निकालना सीखी थी ना हमने, कि हमने जो उसके लिए जो परचेजिंग प्राइस जो थी उसके बाद उसकी तमाम तरह की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उसमें ऐड की है। तो यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लें कि अगर IAS 23 के मुताबिक अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाई कर जाती है कि उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, उसको कैपिटलाइज करना है, तो वो भी DAS की होगी। वो क्लियर हो गया? अब वो क्वालिफाई करने के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, उसके लिए कल भी हमने यहाँ पे बात की थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कमेंसमेंट डेट क्या है। कमेंसमेंट डेट से मुराद क्या है? आपका क्वालिफाइंग एसेट था, उस पे काम करना शुरू किया आपने। मैंने कल आपको एक बात समझाई थी कि आप बचपन के अंदर ये अपने QMS के अंदर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में ये जो इंटरेस्ट को लागू करना और जो उसको कैलकुलेट करने वाला अमल है ये सीख के आ चुके हैं आप। और इसके अंदर आप एक खास अंदाज में इसको कैलकुलेट करते थे कि आप उसको एडवांस में कैलकुलेट नहीं करते थे। जब तक एक मुद्दत ना गुजर जाए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल गुजर ना जाए, तब तक आप उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं करते थे। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है या इंटरेस्ट का जो लागू होना है, इंटरेस्ट रेट लागू होता है ना प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तभी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू निकाली जाती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि एक वक्त का गुजर जाना, वो वक्त कुछ भी हो सकता है, टाइम पीरियड। आमतौर पे कम से कम जो हम टाइम पीरियड लेते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम जो हम लोग लेते हैं आमतौर पे वो 1 महीना अकाउंटिंग के एतबार से। हम लोग दिनों के अंदर नहीं जाते, हम लोग हफ्तों के अंदर नहीं जाते। तो जो सबसे जो छोटा यूनिट लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन के एतबार से, वो क्या होता है? महीना होता है। यही वजह थी कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 में ITA के अंदर एक्रूवल्स एंड पी पेमेंट्स के अंदर कम से कम जो टाइम पीरियड लेते थे वो 1 महीना लेते थे, उससे कम पे नहीं आ पाते थे। यहां पर भी ऐसे होगा। कमेंसमेंट डेट क्या होगा? कमेंसमेंट डेट वो डेट है जिस डेट से आपने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना है। कैपिटलाइज करना आपने शुरू करना है। मान लें आपने जनवरी 1 2024 चल रहा है, इसी साल के शुरू में आपने एक एसेट को बनाना शुरू किया। उस एसेट को बनने में तकरीबन 10 महीने लगेंगे, तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो है। आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपने ये सोचा कि यार पैसे हमारे पास थोड़े बहुत है, उससे अभी तो काम शुरू कर लेंगे, लेकिन हमें लोन लेना पड़ेगा। तो आपने 1 फेब को लोन ले लिया, स्पेसिफिकली उसी के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग शुरू कब की? जनवरी 1 पे। लोन कब ले रहे हैं? फरवरी 1 पे। मुझे ये बताइए, जनवरी का जो महीना है, क्या इस दौरान हमने लोन लिया हुआ था? नहीं। जब लोन ही नहीं लिया तो लोन से हासिल शुदा जो रकम हमें होनी है, क्या उसका कोई एक्सपेंडिचर लग सकता है जनवरी के महीने में? नहीं। क्या इंटरेस्ट लागू हो सकता है? नहीं। तो लिहाजा फरवरी 1 से पहले पहले जो डेट्स गुजर गई हैं, जो महीना गुजर गया है, उसमें उन दिनों में से तो कोई कमेंसमेंट डेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस डेट को आप कमेंसमेंट डेट कहना चाहते हैं, उसके लिए 3 शर्तों का होना एक ही वक्त में जरूरी है। ऐसा नहीं कि उनमें से 2 हो, 1 ना हो, काम चल जाएगा, नहीं। तीनों का एक ही वक्त में होना जरूरी है। वो 3 शर्तें क्या हैं? नंबर 1, जो रकम लोन के अगेंस्ट आपने ली है, उसमें से आप अपने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा करना शुरू कर चुके हों। कमेंसमेंट डेट पे हमें मिली है तो उसका कल एकदम खर्चा शुरू। आपने खर्चा करना है उसको। एक्सपेंडिचर जो है वो आपका इनकम होना शुरू हो चुका हो। आप इसको यूं समझिए,
पहला पॉइंट क्या है कि जो आपने लोन की रकम ली है, कमेंसमेंट डेट की पहली शर्त क्या है कि जो लोन की रकम ली है उससे आप खर्चा करना शुरू कर चुके हैं, पहली चीज। नंबर 2, जो लोन की रकम आपने ली है उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका हो। क्या ऐसा होता है कि आपने लोन की रकम ले ली और वो आपको ये कहे कि भी 1 साल तक इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा? आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है कि जिस वक्त से आपने लोन लिया उसी वक्त से ही सूद लगना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लागू होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होता है। लेकिन शायद कोई ऐसी कोई कंडीशन हो भी सके कि भी आपको 1 साल के लिए ये जो रकम दी जा रही है ये फ्री है, उसके बाद सूद लगेगा इसको। जैसा कि क्रेडिट कार्ड वाले करते हैं कि आपने रकम ले ली, इसमें से 15 दिनों के अंदर अंदर या 30 दिनों के अंदर अंदर या 25 दिनों के अंदर अंदर अगर ये आपने रकम वापस कर दी, वापस जमा करवा दी, तो कोई सूद नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाद जमा करवाएंगे तो हर दिन के एतबार से उसके ऊपर सूद लगेगा। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो ये इसका रूम खाली था, इसकी जगह थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो लिहाजा IAS 23 ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो लोन लिया है जिसमें से रकम आप लगा रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लागू होना शुरू हो चुका हो। अगर इंटरेस्ट लागू होना शुरू नहीं हुआ तो हम उसको कमेंसमेंट डेट नहीं कह सकते। इंटरेस्ट लागू होगा, बोरोइंग कॉस्ट वजूद में आएगी, तभी तो कैपिटलाइज होगी वो। क्या ख्याल है? इंटरेस्ट है ही नहीं तो कैपिटलाइज क्या करेंगे हम? कॉमन सेंस है ना, जो असूल ज़वाबित बने हुए कॉमन सेंस के ऊपर बने हुए। कोई हवाई थोड़ी आए हैं, मार्स से कहीं एलियन आए हो तो IAS 23 बना के चले गए, ऐसा तो नहीं। और तीसरा अहम जो इसके अंदर कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि जिस एक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस क्वालिफाइंग एसेट की हम लोग बात कर रहे हैं, कि जिस क्वालिफाइंग एसेट में हम लोग बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, उस क्वालिफाइंग एसेट पर काम शुरू हो चुका हो। उस क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर काम शुरू हो चुका हो। तो लिहाजा कमेंसमेंट डेट के हमारे 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एक्सपेंडिचर has been started. Number 2, interest expense has been started. और activities in respect of qualifying asset has been started. आपकी बुक में इसकी वर्डिंग कुछ और हो सकती है, या स्टैंडर्ड की वर्डिंग यकीनन कुछ और है, कि मैंने उसको अपने हिसाब से आसान से नजर में लिखा। अभी तक जो पेपर में सवालात आए हैं आपके IAS 23 के, उन सवालात में कमेंसमेंट डेट को लेकर कोई खास टेस्टिंग नहीं की गई कि यार डेट के अंदर कोई अजीबोगरीब सा मामला बनाकर पेश किया गया हो और आपको इस बात पर या आपसे इस बात की टेस्टिंग की जाए कि क्या इसको कमेंसमेंट डेट क्या होती है उसका पता है कि नहीं पता। अभी तक इसकी कोई खास टेस्टिंग नहीं हुई। IAS 23 पहले FAR 2 का हिस्सा था, तो जब तक FAR 2 का हिस्सा था तो FAR 2 के अंदर इसका अलग से सवाल भी आता था। IAS 23 जितने भी आपको अपनी बुक में अलग अलग सवालात मिलेंगे ना IAS 23 के, वो सारे के सारे FAR 2 लेवल के लिए गए हैं। जब ये FAR 2 में था, मार्च 2021 से पहले की बात, कोरोना के आने से पहले की बात। जब ये FAR 1 का हिस्सा बना तो FAR 1 के अंदर इसको जो टेस्ट करने की जो अप्रोच थी वो तब्दील की गई है। FAR 1 के अंदर डालने का मकसद क्या है? FAR 1 में डालने का मकसद ये है, चूंकि इसका ताल्लुक
नॉन करंट एसेट्स की तैयारी के साथ है, और आपका जो एक नॉन करंट एसेट्स का जो एक बड़ा स्टैंडर्ड है जो कि IAS 16 है, वो चूंकि IFR 1 में है, तो लिहाजा इसको उसके साथ रखा गया है। तीसरा चैप्टर कौन सा आपका IAS 16 का? IAS 16 को पढ़ाने से पहले पहले आपको पता हो कि अगर कोई ऐसा एसेट जो कि लॉन्ग टर्म एसेट है, उसको बनाने में अगर आपके अपने पैसे इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी उसके अंदर एक और कॉस्ट का इजाफा होगा जिसको बॉरोइंग कॉस्ट कहते हैं। इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया FR 1 में। जब इसको यहाँ पे डालने की वजह ये थी, तो उसको जो टेस्ट जब किया जा रहा है वो भी किसके साथ किया जा रहा है? IAS 16 के साथ, अलग से नहीं किया जा रहा। पॉइंट बना कर इस दफा आया था अलग क्वेश्चन, कितने नंबर का था? हाँ ठीक है, हाँ अलग क्वेश्चन है तो वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन जो अप्रोच चलती हुई आ रही थी वो तो पहले भी अलग आ ही रही थी ना FR 2 में, तो अच्छा हो गया इस दफा चलने अलग आ गया। लेकिन जो पिछले आपके सेशंस में, पिछली जो अटेम्प्ट्स में जो आपके क्वेश्चन आते रहे IAS 23 के, वो IAS 16 का जो नोट का क्वेश्चन आया करता था उसके अंदर एक आधा पॉइंट वो लाजमी दिया करता था। एक पॉइंट दे दिया उसके अंदर, 2 पॉइंट्स दे दिए, वहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी। तो अब इस दफ़ा इन्होंने कहा जी, हमने डिस्कशन भी की थी, मेरे ज़हन में नहीं रहा, तो इस दफ़ा 8 नंबर का शायद सवाल आया होगा, 8 या 10 नंबर का होगा। सुफियान साहब है पेपर आपके पास अभी? कितने नंबर का था? 8 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 है जी, तो 8 नंबर का था, इस दफ़ा आ चुका है। ठीक है, तो FR 1 में डालने का जो मकसद था वो ये था इसका। तो कमेंसमेंट डेट के ऊपर स्पेसिफिकली कोई टेस्टिंग नहीं हुई, अलबत्ता 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो तभी आपकी कमेंसमेंट डेट होगी। ये बात क्लियर होगी? कोई मुश्किल? अच्छा, यहां पर एक चीज खूब अच्छी तरह समझ लें कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपने कोई लोन पहले से लिया हुआ हो। जनरल लोन्स जो होते हैं आमतौर पे हर वक्त मौजूद होते हैं बिजनेस में, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप एक क्वालिफाइंग एसेट को शुरू करें और पहले से लोन मौजूद हो। अगर पहले से लोन मौजूद हैं तो आम तौर पे वो जनरल लोन्स ही होते हैं, वो स्पेसिफिक लोन्स नहीं होते। आपने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर काम शुरू किया, पहले से कुछ लोन्स की फैसिलिटीज मौजूद थी, तो वो जनरल लोन्स होंगे, स्पेसिफिक लोन्स नहीं होंगे। स्पेसिफिक लोन, जब कोई लोन स्पेसिफिक होना होगा तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये वाली जो रकम है स्पेसिफिक लोन की है। देख के कैसे समझ में आ जाएगा? आपको मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे और ITA पढ़ रहे थे, तो ITA में चैप्टर नंबर 5 आपने पढ़ा था बैड डेट्स का, पढ़ा था ना? और बैड डेट्स के अंदर हमने पढ़े थे 2 तरह के डेटर्स, एक पढ़े थे स्पेसिफिक और एक पढ़े थे जनरल। स्पेसिफिक डेटर्स के लिए हम लोग बनाते थे स्पेसिफिक अलाउंस, बनाते थे ना हम लोग। अब किसी डेटर को स्पेसिफिक करना हो तो क्या था तरीका का? उसके लिए उसको कैसे पता चलता था कि स्पेसिफिक है? उसका नाम आता था। किसी डेटर का नाम आ गया तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। आसान है ना ये? यहां पर भी उसने कुछ ना कुछ अल्फाज यूं लिख करके लिखे होंगे कि इसी क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी के लिए आपने एक और लोन लिया, इसी क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी के लिए आपने एक और लोन लिया, तो स्पेसिफाई हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा जो लोन होगा वो स्पेसिफिक हो। तो स्पेसिफिक की निशानी भी हमने देख ली। तो स्पेसिफिक को आप आइडेंटिफाई कर लें, बाकी जो उसके अलावा लोन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? जनरल लोन्स। तो क्लियर हो गया? अच्छा, तो जो बात जो मैं समझाने लगा था वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्वालिफाइंग एसेट को बनाना शुरू किया, लोन्स पहले से मौजूद थे, तो जब लोन्स पहले से मौजूद हैं, अब कमेंसमेंट डेट कौन सी होगी? जब लोन्स पहले से मौजूद हैं तो उस पर इंटरेस्ट तो लग ही रहा है, इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। तो ये वाली जो सेकंड वाली ये वाली है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो पहले से अमल में है, ये तो पहले से। अब आपको इन बाकी दो को लेके चलना है, देख रहे हैं ये कब पूरे होंगे। आपने क्वालिफाइंग एसेट जब शुरू किया, उसको बनाना शुरू किया, तो आप ये देखें कि आपने अपने उस क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी में लोन वाली रकम इस्तेमाल करना शुरू कब की है? अगर तो आप उस क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी में अपनी रकम इस्तेमाल कर रहे हैं जाती,
फिर तो IAS 23 की एप्लीकेशन है ही नहीं, क्योंकि हमने आज से पहले जब एसेट्स बना रहे थे हम लोग, अपने किसी भी नॉन करेंट एसेट की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो हमने तो IAS 23 पढ़े नहीं ना, हमने तो बात ही नहीं की वहाँ पर। बात कब हुई है कि जब बोरोड फंड्स की मदद से आप अपना क्वालिफाइंग एसेट पूरा कर रहे हैं। तो जब आपने अपना क्वालिफाइंग एसेट शुरू किया, जब तक उसके ऊपर पहले से जो लोन चल रहा था आपके पास, उसमें से उसकी मौजूद शुदा रकम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर। और नंबर 2, जो थर्ड वाली कंडीशन है कि क्वालिफाइंग एसेट की जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर जो काम होना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको एक्वायर करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, उसके ऊपर जो होने वाले काम है, जब तक वो शुरू नहीं होंगे तब तक तीसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। एक है कि आपने सिर्फ कागज के ऊपर प्लान बनाया, वो एक्टिविटी में नहीं आएगा। अलबत्ता जो नक्शा बनवाना है, एक है प्लान कि हम लोग घर बनाएंगे, उसको यूं यूं करके बनाएंगे, फंड्स यहां से अरेंज हो सकती है, ये प्लान की तैयारी, ये एक्टिविटी में नहीं आएगा। एक्टिविटी में क्या आएगा, जब तक आप उस बिल्डिंग का नक्शा ना बनवा लें, आर्किटेक्ट को बुलाएं, इंजीनियर को बुलाएं, हाँ भी इसका नक्शा वगैरह बनाओ और बताओ कि कैसे काम शुरू होगा, ये एक्टिविटी में है। और बात समझ में आ रही है? तो कमेंसमेंट डेट क्या होगी? कमेंसमेंट डेट एन मुमकिन है कि जिस डेट पर आपने अपने क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है वही कमेंसमेंट डेट हो, अगर लोन पहले से मौजूद है, अगर लोन पहले से मौजूद है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी शुरू कर लेते हैं, लोन होता ही नहीं आपके पास, ना जनरल ना स्पेसिफिक, ना जनरल ना स्पेसिफिक। तो आपने क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी पहले से, उसकी कंस्ट्रक्शन पहले से शुरू कर दी, सपोज जनवरी 1 है, और कमेंसमेंट डेट कब आ रही है, फेब 1 पे आ रही है या मार्च 1 पे आ रही है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि जो कंडीशंस हैं कमेंसमेंट डेट वाली वो पूरी नहीं हो रही ना, जब क्वालिफाइंग एसेट शुरू किया आपने, वो पूरी कब हो रही है? बाद में जाके। और बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अब यहां पे एक और बात समझ लें, जो मेन पॉइंट किस एतबार से, ये स्पेसिफिक और जनरल के एतबार से। स्पेसिफिक जो लोन है वो खास तौर पर आप लेते हैं किसके लिए? उसी क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी के लिए, उसी क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी के लिए लेते हैं। अब होता ही है कि आपने मान लें कि जो स्पेसिफिक लोन था वो किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ले लिया। कब लिया? उससे पहले भी ले सकते हैं, उसके बाद भी ले सकते हैं, जब भी लिया। जब लोन कोई स्पेसिफिक हो गया, अब उसकी बोरोइंग कॉस्ट का क्या करें? आम जो एक राय है, आम जो एक अप्रोच है वो ये है कि जो स्पेसिफिक लोन के ऊपर आने वाली तमाम तरह की बोरोइंग कॉस्ट जो है वो सारी की सारी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में हम ऐड करें, बशर्ते के कमेंसमेंट डेट, सस्पेंशन पीरियड, टाइम क्या हो गया? 10 मिनट। सर ये जो बात की दोबारा कर दो। मैं भी करता हूँ, अभी पूरा करता हूँ, इसलिए मैंने टाइम पूछा। कमेंसमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू कहां से करना। अच्छा, ये जो बात मैंने शुरू की है इसको मैं पूरा करता हूँ, जरा इनको मैं बता दूं, ठीक है? फिर मैं फौरन से इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, टाइम भी कम है। सस्पेंशन पीरियड क्या है? आपने एक दफा अपनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो कैपिटलाइज करते हुए कुछ ऐसा हुआ कि आपको अपनी उस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट को रोकना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है, खत्म नहीं करना पड़ता, फुल स्टॉप नहीं लगाना, कुछ देर के लिए कॉमा लगा दिया। ऐसी क्या वजह हो सकती है? उसको बोलते हैं सस्पेंशन पीरियड। ये सस्पेंशन किसकी हो रही है? सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट हो रही है।
सस्पेंशन किसकी हो रही है? सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट हो रही है। इसका कुलिया समझ लें, इसका प्रिंसिपल समझ लें, प्रिंसिपल समझ में आ गया तो फिर चाहे किसी भी तरह की किसी भी तरह या किसी भी अंदाज में सस्पेंशन पीरियड क्यों ना आ जाए, आपको उसको जज करने में, आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। कुलिया समझ लें। एक दफा कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गई, उसको पॉज कब करते हैं? पॉज तब करते हैं, देखिए पॉज कब होगा? जब उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर खलल पैदा हो जाए, तभी करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन चल रही है, बोरोड फंड्स, एक तो ये है कि बोरोड फंड्स जो हैं वो आपने वापस कर दिए, इंटरेस्ट लगना खत्म हो गया, फिर तो फुल स्टॉप आ गया ना। बोरोइंग कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ है? बोरोड फंड्स के साथ। बोरोइंग कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ है? बोरोड फंड्स के साथ है। आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट की, किसी एक पॉइंट पे जाके वो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट खत्म हो गई, तो एक चीज फौरन ज़हन में आती है कि हो सकता है कि लोन वापस कर दिया हो, या इंटरेस्ट का वजूद ही खत्म हो गया, बोरोइंग कॉस्ट का वजूद खत्म हो गया। बोरोइंग कॉस्ट का वजूद कैसे खत्म हो सकता है कि इंटरेस्ट लागू होना खत्म हो गया? लागू होना कैसे खत्म होगा? कि आपने लोन वापस कर दिया। आपने लोन वापस किया, ना इंटरेस्ट लगना खत्म हुआ, ना एक्सपेंडिचर होना रुका है, फिर भी आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट को पॉज किया। पॉज कब होगा? जब कंस्ट्रक्शन में खलल पैदा हो, कंस्ट्रक्शन रुक गई है। जब कंस्ट्रक्शन रुकती है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जो चल रही है, क्या उसको भी रोक दिया जाए? रोक दिया जाना चाहिए एक्टिविटीज। अब उसका जवाब क्या है? मसलन आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाई, आपने उसका बेड तैयार किया नीचे बिल्डिंग का, आपने सारा वो जाल बिछाया उसका, आयरन बार्स का, उसका सरिये का, आपने कंक्रीट डाली, फिर उसके बाद आपने पिलर्स खड़े किए, पिलर्स खड़े करने के बाद आपने पहली छत डाली, उसके ऊपर लेंटर डाल दिया। लेंटर डालने के फौरन बाद आप उसके ऊपर दोबारा से काम शुरू नहीं कर सकते, कुछ दिनों के लिए आपको वक्फा देना पड़ेगा उसकी मजबूती के लिए। होता है कि नहीं होता? सब लोग देखते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया? खलल पैदा हो गया, कंस्ट्रक्शन रुक गई है ना, चल रही थी कंस्ट्रक्शन रुक गई है। कंस्ट्रक्शन में खलल दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्शन का रुकना दो तरह का होता है। एक होता है ऐसा खलल जो कि उस कंस्ट्रक्शन की बेहतरी के लिए होता है, और एक ऐसा खलल होता है जो कि उसकी बेहतरी के लिए नहीं होता बल्कि ऐ नहीं होता बस। अगर तो खलल उसकी बेहतरी के लिए है तो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट है वो रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। खलल के दौरान भी काम नहीं हो रहा, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट चलती रहेगी। लेकिन अगर खलल ऐसा है जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतर नहीं था ही नहीं था बस वो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जितना अरसा वो खलल रहा, जितना अरसा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, उतने अरसे के लिए हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट नहीं करेंगे। उतने अरसे का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, उतने अरसे की जो बोरोइंग कॉस्ट होगी, वो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। ये वो वाला पॉइंट है जो कि एग्जामिनर टेस्ट करता है। इस पॉइंट के हमेशा ज्यादा नंबर होता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट करवा ली, दरमियान में डाला सस्पेंशन पीरियड, 15 दिनों का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 1.5 महीने का भी हो सकता है, 2.5 महीनों का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जितने महीनों का था उतने महीने का आपको कैलकुलेट करना है। वो आपको बताएगा नहीं, ढके छुपे अल्फाज में बताएगा, आपको खुद जज करना है ये खलल उसकी बेहतरी के लिए था या उसकी बेहतरी के लिए नहीं था। एक खलल की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि लेंटर डलने के फौरन बाद दोबारा से दूसरी मंजिल के लिए आप दोबारा से काम शुरू नहीं करते फौरन से, कम से कम 1 हफ्ता तो आप उसको छोड़ते हैं। आमतौर पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि रेत ऊपर डाली जाती है, रेत के छोटे छोटे डब्बे बनाए जाते हैं, उसके अंदर पानी ठहराया जाता है ताकि लेंटर में जो पानी खूब चूसना है, असल में लेंटर नहीं चूसना होता, जो उसके अंदर सीमेंट होता है उसने चूसना होता है पानी। सीमेंट अगर पानी नहीं चूसेगा तो होगा क्या? बाद में तंग करेगा। सीमेंट की तासीर क्या है? गर्म है और वो खूब पानी पीता है।
अगर आप उसको खूब पानी नहीं पिलाएंगे तो बाद में फिर वो आपको पिएगा, आपको चूसेगा। तो लिहाजा लेंटर डालने के फौरन बाद उस पर पानी ठहराया जाता है, जितना पानी उसने पीना है पी ले अच्छी तरह से, और अपनी फुल कैपेसिटी पे खूब अच्छी तरह मजबूत हो जाए। अगर वो मजबूत हो गया और उसको उतना पानी ना मिला तो उसकी मजबूती वो नहीं बनेगी जो कि मजबूती बननी चाहिए उसकी, ये इसके अंदर खास बात है। तो क्या आप खुद बताएं कि क्या ये जो खलल है क्या उसके लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। दूसरी मिसाल समझ लें, आप बेड में तैयार कर रहे थे, नीचे बेड आपने खुदाई की हुई थी, नीचे आप 20 फीट नीचे गए हुए थे जमीन के अंदर, आप बेड तैयार कर रहे थे किसी भी अमानत का। जब भी कोई प्लाजा बनना होता है तो उसका असूल क्या है कि आप उसको बस जमीन से ना बनाएं बल्कि नीचे पहले बेड भी तैयार करेंगे आप। जितनी ऊंची इमारत होगी उतना नीचे जाएंगे आप, उसी के एतबार से, उतना नीचे नहीं बल्कि उसके प्रोपोर्शनेटली जितना आपने ऊपर जाना है उसके एतबार से नीचे आपको जाना पड़ेगा। आपको पहले बेड तैयार करना है उसका। पहले आप नीचे गए हुए थे जमीन के अंदर, मूनसून की बारिशें हुई और वो बेड पूरा भर गया पानी से, काम हो सकता है? जब तक पानी निकलेगा नहीं। पानी निकालने में 1 हफ्ता लग गया, अब इसमें आपका क्या कसूर है? अब आप बताएं ये जो खलल पैदा हुआ है क्या उसके लिए जरूरी था ये? हाँ, जरूरी तो नहीं था ये, लेकिन आपके बस में भी नहीं था ये आपके बस में भी नहीं था। जो खलल जरूरी है, जो पॉज जरूरी है, उसी के दौरान कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट हम लोग नहीं रोकते। बाकी अगर कोई खलल पैदा हो जाए, जिस तरह अभी मानसून की बारिशें हुई, 1 हफ्ता काम नहीं हुआ, अगर 1 हफ्ता तो बस खैर हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसके दौरान हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर मानसून की बारिशें हुई, 1 हफ्ते के अंदर वो पानी निकाला जा सकता था, आप मजे लेते रहे और वो 2 महीने पानी उसके बेड में रहा, अब गलती किसकी है? आपकी है, आप मजे लेते रहे। अब 2 महीने की बोरोइंग कॉस्ट को आप ये कहें कि नहीं इसके लिए जरूरी था, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ। अब क्या करेंगे? ये 2 महीनों की जो बोरोइंग कॉस्ट होगी इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, किसमें लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। असूल समझ में आया? जो खलल पैदा हुआ, जो कंस्ट्रक्शन में पॉज आया, जरूरी था कंस्ट्रक्शन के लिए, वो तो चाहे जितना मर्जी हो। अगर बहुत थोड़ा सा तो उसको इग्नोर कर दें आप, अगर बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है जो हम लोग लेते हैं अकाउंटिंग में, वो 1 महीना होता है। लेकिन फिर भी अगर 15 दिनों का भी है तो 15 दिनों की गुंजाइश है। IAS 23 के अंदर ये देखा गया है कि जब 15 दिनों का भी सस्पेंशन पीरियड आता है तो हम उसको भी अकाउंट फॉर करते हैं, लेकिन कम से कम जो मियाद है वो कितनी है? 15 दिनों की। अगर 15 दिनों से कम है तो वो इग्नोरेबल है, उसको इग्नोर किया जा सकता। आधे महीने से अगर कम है तो आधे महीने से कम का, 1 महीने का जो अगर सपोज अगर 1 हफ्ते का खलल पैदा हुआ तो चाहे वो उसके लिए जरूरी था चाहे वो उसके लिए जरूरी नहीं था, वो इग्नोरेबल है। लेकिन अगर 15 दिनों का या 15 दिनों से ज्यादा का खलल पैदा हुआ है तो फिर आप असूल लगाएंगे क्या जरूरी है या जरूरी नहीं है। अगर तो जरूरी है तो फिर तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट नहीं रुकेगी, और अगर जरूरी नहीं है तो फिर आप उसको रोक देंगे। और बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल समझ, आप एक जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और आपको हुकूमत से इजाजतनामा लेना था, आपने इजाजतनामा नहीं लिया हुआ था, या लिया हुआ था तो आपने उसको रिन्यू नहीं कराया हुआ था, कोई भी मामला था, तो आपकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। अब जो कंस्ट्रक्शन रुकी है आपकी, वो 15 दिनों के लिए रुकी है या 1 महीने के लिए रुकी है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए रुकी है, क्या ये कंस्ट्रक्शन का रुकना कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी था? नहीं, ये आपकी मस्ती थी। आपने जो आपका करने का काम था आपने काम नहीं किया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन रुकी है। जो कंस्ट्रक्शन रुकी है जितने टाइम पीरियड के लिए रुकेगी वो सस्पेंशन पीरियड कहलाएगा। उतने दौरानी के लिए आप बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, आप उसको निकाल देंगे। एक और मिसाल ले लें, आपने अपने मजदूरों के साथ अच्छा सलूक नहीं रखा हुआ था तो वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करते। क्या ये कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है? नहीं है। वो स्ट्राइक पे चले गए, कम से कम अगर तो वो 1-2 दिन की स्ट्राइक पे गए तो वो इग्नोरेबल है, 1 हफ्ता भी इग्नोरेबल है। लेकिन अगर 15 दिनों तक ये तादाद पहुंच जाती है तो 15 दिनों से आगे IAS 23 अप्लाई करेंगे आप।
तो कम से कम मियाद कितनी होगी? 15 दिनों की। ये असूल समझने आता। तो अगर 15 दिनों, क्योंकि 15 दिनों की ही उसने गेम डाली होती है। और इस 23 के सवाल महीने की गेम डालेगा तो वो तो समझ में आ जाएगा ना। गेम डाल रहा है किसकी? 15 दिनों की, कि 15 दिनों के लिए काम रुका हुआ था। अब उसने अब खुले अल्फाज में नहीं बताएगा कि जरूरी था, जरूरी नहीं था, क्या वजह थी। वजह बताएगा, वजह बताएगा। वजह को पढ़ के आपने जज करना है कि क्या ये कंस्ट्रक्शन के लिए ये खलल क्या जरूरी था या जरूरी नहीं था, वो आपने भी देखना है। कुलिया मैंने आपको बता दिया, जजमेंट आपका हो। और बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलते हैं। सस्पेंशन पीरियड के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन यही है कि खलल क्या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी था या जरूरी नहीं था। इसलिए मैंने कोई पॉइंट लिखा भी नहीं है। सस्पेंशन पीरियड का ताल्लुक रट्टा लगाने से, लिखने से नहीं है, बल्कि इसको समझने से है। क्लियर हो गया? और क्या क्या होगा? 10 हो गया।